डर, भय, दहशत, खौफ, आतंक इंसानी मन के एक ऐसी अवस्था जो इंसान की समझ शक्ति पर पर्दा डाल देती है। एक डरा हुआ इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मरक्षा को उत्सुक होता है। इंसान के इसी भय को समाज कई तरह से इस्तेमाल करता है। जब मन में डर घर कर गया हो ना, तो अंधेरे में लटकी हुई रस्सी भी सांप मालूम पड़ती है। कई बार हमारे डर को अपराधी हथियार बना लेते हैं और अपराध को अंजाम देते हैं। मेरठ के एक सुबूर गांव धनपुर में घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को, लोगों को दहशत में डाल दिया था। माफ कर दो। मुझे मार नहीं, माफ कर दो। भूल हो गई हमसे जो हमने गुलमोहर का धन बेचने की सोची। मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो। जगह भुवन जी को क्या हो गया? वो आग लग गई। अरे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। अरे बचाओ, बचाओ। अरे आग लग गई भाई, बचाओ। साहब जी, मेरी आंखों के सामने ही भुवन सिंह जी 2 सेकंड में जल के धुआं हो गए। ये ऊपर से साहब जी, गांव वालों का मानना है कि इस घर पे सिंह परिवार की किसी औरत के भूत का साया, साहब उसी ने मारा है उसको। देखिए वहां से ऊपर देखा। बेटा हटो ऐसे, हटो हटो। क्या क्या हुआ था ताजी, क्या हुआ? ये भुवन सिंह का भतीजा है साहब। तुम्हारे ताऊजी का ध्यान तो हो गया। क्या बेटा घबरा मत, सारा गांव तेरे साथ है। हेलो माँ, ताऊजी की तो डेथ हो गई। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि उनको पागल खाने भेजूंगी, पर वो तो पहले ही निकल लिए। हाँ, सोचो ये 150 एकड़ की प्रॉपर्टी अपनी, मैं तो सोच भी लिया है इसमें मैं क्या क्या करूंगी। अरे मुझे थोड़ी पता था ये भिखारी बहना के पास इतना कुछ होगा। वो तो अमीर निकला।
अरे हाँ माँ, अब तो प्रॉपर्टी अपनी है ना, तो किसी भी घर में रह सकते हो आके। जल्दी चलो फटाफट। जिया दीदी जिया उधर देखो। दीदी कहाँ? दीदी क्या हुआ? सर ये कैसे पॉसिबल है? वही तो, लगभग 15-16 फीट की ऊंचाई होगी। सर इस पूरे कमरे में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे ये कर पाना मुमकिन हो। और सर अभी ये लड़की 5 मिनट पहले हमारे साथ नीचे थी, फिर इतनी जल्दी ये मैंने कहा था कि हम मत आना। ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुम्हारी लालच की वजह से मेरी दीदी को सजा, तुम्हारी वजह आप से। नीचे चलिए, सब नीचे चलिए। आप चलिए। आप यहीं रुकिए। जी सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उस चुड़ैल ने मारा मेरी जियो को, उस चुड़ैल ने मारा मेरी जियो को। कुछ नहीं किया। दीदी सर ये केस एक ऐसी पहेली है जिसका कोई सिरा नहीं है हमारे पास। दो मर्डर्स, और वो भी ऐसी अज्ञात परिस्थितियों में। सर इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना तो पड़ेगा धीरज। चार्जशीट में हम भुवन सिंह और जिया पाल सिंह का खून का इल्जाम किसी भूत या चुड़ैल पर नहीं डाल सकते। क्या रे मुखिया, ये इतने सारे कमरे, नीचे 10-15 ऊपर, हाँ, और ये चारों तरफ सीढ़ियां बना रखी हैं, किस लिए? रहने वाला बंदा एक, हाँ? कुछ बोलेगा? ये पहले तो हम भी अभी तक नहीं सुलझा पाए साहब। जब भी कभी भुवन जी से पूछते थे, वो हमेशा यही कहते थे कि उनकी कामनी दादी का भूत उनसे ये सब करवा रहा है। कोई भूत? भला इतनी बेढंगी इमारतें क्यों बनवाएगा? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, काफी टाइम से दीदी और जिया जी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। जिया जी ने दीदी से करोड़ों रुपए लिए थे और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते थे। दीदी ने हर बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ, ये खून प्रणव जीजा जी ने ही करवाया है। मानुषी, प्रणव जिया से चाहे कितनी नफरत क्यों ना करता हो, पर कोई भी इंसान 75 किलो की औरत को 15 फुट ऊंची दीवार पर कैसे लटका सकता है? ये नामुमकिन है। एक पुराना खंडहर हो चुका मकान, उसी मकान के सामने खुले आसमान के नीचे भागता हुआ एक बदहवास इंसान। पूरे गांव की आंखों के सामने दौड़ते दौड़ते उस आदमी की खुद ब खुद निर्मम तरीके से रहस्यमयी मौत हो गई। पूरे कस्बे के लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। आतंक से भर चुके गांव वालों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ।
कुछ पल बाद उसी खंडहर नुमा हवेली में 15 फीट ऊपर छत पर चिपकी हुई मिली एक लड़की की लाश। ये मंजर लोगों का खून सुखा देने के लिए काफी था। लोग इतने डर चुके थे कि इसको भूत पिशाच या चुड़ैल का प्रकोप मान रहे थे, पर विज्ञान और कानून सबूत मांगते हैं। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये। अच्छा हुआ प्रणव बेटा जो तुम हमारे साथ आ गए। सच कहूं बेटा, हमारा बहुत मन था कि मानुषी बिटिया भी हमारे साथ होती। अब हम भी क्या कर सकते हैं जी, उसे अपने जीजा पर भरोसा ही नहीं। उसे लगता है कि हमारे सीधे साधे प्रणव बिटवा ने अपनी बीवी को मार दिया है। इनकी ऐसी हालत देखकर इन पे इल्जाम कौन लगा सकता है। टूट गए हैं बेचारे बिल्कुल। बेटा, हमने तुम्हारे ताऊ जी को बहुत बार समझाया था कि गुलमोहर सदन बेचकर तुम्हारे पास लखनऊ चले जाएं, लेकिन जो हो गया सो बेटा हो गया। खाना खा लो और सो जाओ। इसे अपना ही घर समझो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। अच्छा जी, चलो बेटा। वाह प्रणव, ये तुम्हारे ताऊजी का घर है? बहुत बड़ा है यार। नमस्ते ताऊ जी, कैसे हैं आप? प्रणाम। खुश रहो। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, रमेश बता रहा था। हाँ? बस ऐसे ही है, बस चल रहा है। नमस्ते ताऊजी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है बेटा। ताऊ जी, इसको हवेली देखनी थी। हाँ हाँ, दिखाओ ना, दिखाओ। वाह प्रणव, इस हवेली की तुम इकलौते वारिस हो, तुमने कभी बताया नहीं यार। So beautiful. Oh my God. प्रणव, ये दरवाजा सारा लकड़ी का काम है इसमें। ये सीढ़ियाँ छत पे जाती हैं? हाँ बाबा, छत पे ही जाती हैं। तो छत पे क्या क्या बनाया है? अरे लेकिन बेबी सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात सुनो। इस हवेली में काला सा है। इस हवेली को देखो कितनी सुंदर है, कैसे भूतिया हो सकती है। और तुम एक काम करो, तुम ना हॉलीवुड चले जाओ, वहां पे जाके ये भूतिया वाली स्टोरीज बनाना, क्योंकि बॉलीवुड वाले तो तुम्हें क्रेडिट दे नहीं पाएंगे। मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, सच बात है। ताऊ जी 60 साल के हो चुके हैं यार, इतने सालों से अकेले इस हवेली में रह रहे हैं, तो एक दो पेज तो ढीले हो ही जाते हैं ना दिमाग में। तुम एक काम करो, उन्हें ना पागल खाने भेज दो और फिर हम यहाँ पर आकर रहेंगे। क्या बोल रही हो तुम? अरे हाँ, और उसके बाद इस 150 एकड़ की जमीन पर मैं सब्जियां उगाऊंगी, खेती करूंगी। लेकिन मैं ना इन फालतू के झंझटों में नहीं फंसना चाहता, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जिया मिस्टर प्रणव सिंह, जो इंसान 10 रुपए के लिए अपनी वाइफ के वॉलेट में झांकता हो ना, उसे लाइफ के कोई भी डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, समझे? वाह, क्या नजारा है यार, तो सुंदर है सब कुछ यहाँ। काश को यहाँ पर जिया का मर्डर करते हैं और सारा ब्लेम भूत पर डाल दे। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लाइफ सॉर्टेड। चलो चलो प्रणव, चलते हैं। सुबह मानुष की फ्लाइट है, उसको सुबह यहाँ पे लेते हुए आएंगे। मैं भी दिखाऊंगी इसे ये हवेली कितनी सुंदर है। चले। नंदिता, ये काम किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि इंसान का है, और वो इंसान कोई और नहीं, प्रणव जीजा है। क्योंकि इन दोनों मौतों से सिर्फ प्रणव जीजा को फायदा होगा। मानुषी, भुवन जी को मरते हुए हम सब ने देखा है, और जिस तरह से जिया को 15 फीट की ऊंचाई पर छत पर टांगा गया है, वो काम किसी इंसान का नहीं है।
और अगर हम एक बार को मान भी लें कि ये काम प्रणव ने किया है, तो तुम इसे साबित कैसे करोगी? इसी कैसे का जवाब तो ढूंढना है हमें, और एक बार इन सवालों के जवाब मिल गए ना तो प्रणव जीजा भी नहीं बचेंगे। और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे एक बार गुलमोहर सदन का चप्पा चप्पा छानना ही होगा। मानुषी जी, सिंह परिवार के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। उनकी वजह से ही आज हम तहसीलदार बने हैं। उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। काका, लेकिन हमें अपनी बात सबसे पहले पुलिस के सामने रखनी होगी। जरूर जरूर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से भुवन हेलुसिनेशन की दवा लेता था और जिया के शरीर में नींद की ओवरडोज पाई गई थी। सर एक सेकंड, मानुषी ने बताया था कि उसे नींद ना आने की बीमारी है और शायद इसीलिए वो नींद की दवाइयाँ लेती थी। सर इसका मतलब उसे जानबूझकर ज्यादा दवाई दी गई थी ताकि जब उसे मारा जाए तो वो खुद को बचा ना पाए। हाँ, लेकिन सोया हुआ शरीर और भी भारी हो जाता है। ऐसी हालत में उसे 15 फीट की ऊंचाई पर टांगना और भी नामुमकिन है। इंस्पेक्टर साहब, ताऊ जी और दीदी की मौत का राज उसी घर में है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रणव जीजा जी ने उस घर को जानबूझकर भूतिया साबित किया है ताकि वो ये घिनौना काम कर सके और सारा इल्जाम भूत पर डाल सके। मनुषी, हमें हमारा काम मत सिखाओ। पर उस घर को बनाने वाले ठेकेदार और मजदूर को पकड़ने के लिए पहले ही हमने टीम भेज दी है। हम जानते हैं जिया के कातिल को पकड़ने के लिए हमें पहले उस घर की बनावट तो समझना पड़ेगा। हम तहकीकात कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अभी आप जा सकती हैं। मानुषी, कहाँ चली गई थी तुम बिटिया? हाँ मानुषी, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मालूम है हम कितना परेशान हो रहे थे। पुलिस स्टेशन गई थी काका, और अब मैं वहां जा रही हूँ जहां मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस अपना काम अपने तरीके से करेगी। लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है और सच्चाई जानने के लिए मुझे गुलमोहर सदन जाना ही होगा। और बेटा ये बहुत खतरनाक होगा। हाँ मानुषी, चाहे जो भी हो, अब इस भूतिया बंगले की कहानी का राज मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी और अपनी दीदी और ताऊ जी के खून का बदला भी लेकर रहूंगी और ये भी साबित करके रहूंगी कि दीदी के शरीर को 15 फीट ऊंचा किसी इंसान ने ही टांगा है। मानुषी, हेलो मानुषी, फाइनली मैं और प्रणव वो गुलमोहर सदन देखने के लिए जा रहे हैं। तू भी आ जा। आप पागल हो गई हो क्या? आपको पता नहीं उस भूतिया हवेली के बारे में? आप नहीं जाओगी। मानुषी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता है यार। तू भी कहाँ पुरानी चक्रों में पड़ी रहती है। मैं तेरी टिकट करा रही हूँ, कल के कल आ जा, समझी? दीदी मेरी बात सुनो, आप नहीं जाओगी वहाँ पे और मैं भी नहीं आ रही हूँ। मानुषी, मैं तेरी टिकट करा रही हूँ सुबह की, ठीक है? तू कल मुझे यहाँ चाहिए। बाय। दीदी, आखिर कोई आम इंसान दीदी के शरीर को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जा सकता है? और उसकी मौत का यहाँ कोई सबूत क्यों नहीं है?
हर सवाल का जवाब मैं ढूंढ के रहूंगी दीदी। सरिता कहाँ है? सर वो मानुषी से मिलने हॉस्पिटल गई है। और गुलमोहर सदन के बनाने वाले ठेकेदार और मजदूरों का कुछ पता चला? नो सर। धीरज, पता करो जल्दी से। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए उनका मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इस केस को सुलझा नहीं पाएंगे। अब कैसी हो तुम मानुषी? ठीक हूँ। बाल बाल बची हो। अच्छा हुआ कि केमिकल तुम्हारे कंधे से होकर गुजरा। हाँ, नहीं तो शायद मेरा भी ताऊ जी जैसा हाल हो जाता। ताऊ जी जैसा मतलब हम समझे नहीं। इंस्पेक्टर, उस घर में एक पानी का फुहारा था। जैसे जब घरों में आग लग जाती है तो पानी के फुहारे से बुझाते हैं, लेकिन उस फुहारे में पानी नहीं था, केमिकल था। ओह, यानी भुवन सिंह को भी उसी पानी के फुवारे से मारा गया है, लेकिन उसमें केमिकल भरकर। मतलब ये तो साबित है कि ये काम किसी इंसान का ही है और शायद उसी ने ही जिया को भी मारा हो। लेकिन उसे छत पर कैसे लटकाया? ऐसा क्या है उस घर में जो कोई नहीं चाहता कि वहां आए जाए और वो सिर्फ इंसानों के लिए ही बंद है? बहुत अच्छे से टटोलना पड़ेगा इस घर को। पर कैसे इंस्पेक्टर? क्योंकि दीदी तो बताती है कि वो घर 92 साल पुराना है और उस घर का कोई नक्शा भी नहीं है। 2 कमरे से बनना शुरू हुआ था वो घर और उसके बाद बढ़ता ही चला गया। आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई इलाज निकलेगा उसका। आप ध्यान रखिए अपना। चलते हैं। मैं डिस्चार्ज के पेपर साइन करके आती हूँ। आप ठीक है मानुषी जी? जी काका, मैं ठीक हूँ। चीजें बहुत बिगड़ती जा रही हैं मानुषी जी।
आप इन सब चक्करों में ना पड़िए और वापस दिल्ली चली जाइए। कहीं आपको भी कहीं कुछ। काका आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा काका, एक बात बताइए, आपने कहा था ना कि आपके दादा परदादा सिंह खानदान के यहाँ काम करते थे और उन्होंने आपकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया था। हाँ। तो क्या आपके पास कोई ऐसी सूची है जिसमें उन मजदूरों के नाम हो जिन्होंने गुलमोहर सदन बनाया है? आपका गुलमोहर सदन के मजदूरों से क्या लेना देना? उनका इस खून से क्या संबंध? काका, माना कि दीदी के शरीर को 15 फीट तक की ऊंचाई पर लटकाना एक इंसान के लिए आसान काम नहीं है, पर इंसान का दिमाग कुछ भी कर सकता है। और मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस सब चीज के पीछे कोई एक ऐसा शातिर दिमाग है जिस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं। हमारे बाबा और दादा गुलमोहर सदन में मुंशी थे। उनके कई बही खाते घर में पड़े हुए हैं। हो सकता है किसी बही खाते में किसी मजदूर का नाम हो। जी सर, जैन सर। जी सर, हो जाएगा। जी सर। सर, उस घर में एक पानी का फुहारा था, लेकिन उस फुहारे में पानी नहीं था, केमिकल था। हाँ, क्या हुआ? सर, भुवन सिंह की मौत का राज मिल गया है। क्या? जिस कमरे में भुवन सिंह की मौत हुई उस कमरे में एक पानी का फव्वारा है जिसमें से पानी नहीं केमिकल निकलता है, और उसी फव्वारे से पहले भुवन सिंह को मारा, बाद में मानुषी पर हमला किया गया। सर, यानी यही वो फव्वारा है जिसके बारे में मानुषी बात कर रही थी। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। मुझे क्यों मालूम होगा सर? सर, ये अंदर ही अंदर बिछा हुआ है। धीरज, चेक करो ये पाइपलाइन कहां तक जा रही है। सर, ये पाइपलाइन तो काफी दूर तक बिछा रखी है। हाँ, चेक करो आगे तक। धीरज, मामला काफी गड़बड़ लग रहा है। हाँ सर, तो घर में इतनी लंबी पाइपलाइन क्यों बिछाएगा? सर, यहाँ अंदर जा रहा है। सुरेंद्र, हरिकिशन, बाबूराम, प्रीतम, लक्ष्मीचंद, सीताराम, बाबूराम। इसमें सबसे ज्यादा नाम तो बाबूराम का लिखा हुआ है। गुलमोहर सदन में सबसे ज्यादा काम भी इसी ने किया है। अमोली के गांव के पास ही कहीं रहता है ये। सर, इसमें केमिकल भरा हुआ है। इसका मतलब इसी केमिकल से पहले भुवन सिंह को मारा गया और फिर मानुषी को मारने की कोशिश की गई थी। ये टंकी हटाओ यहाँ से। सर, यहाँ नीचे की तरफ एक रास्ता है।
सर यहाँ तो ड्रग्स और नकली शराब का कारखाना खोल के रखा हुआ है। इसका मतलब गुलमर्ग सदन से कोई गैर कानूनी धंधा कर रहा था और उसने इस घर को भूतिया बना दिया ताकि कोई आ ना पाए। लेकिन ये किया किसने? अरे साहब, आप आइए आइए बैठिए ना। बाबूराम, क्या गुलमोहर सदन तुमने बनाया था? गुलमोहर सदन? वो भूल भुलैया साहब। हाँ साहब, हमने ही बनवाया था। अच्छे खासे मकान का भूतिया महल बना दिया। भूतिया महल बना दिया मतलब? कहता था कि कामनी दादी की आत्मा आ गई है, हमका मार डालेगी। अपने छुपने के रोज नए कमरे बनवाता था। तो आपको याद है कि उन्होंने कहाँ कमरे बनवाए हैं? ऐसे तो याद नहीं मैडम जी। हाँ, देखेंगे तो बता देंगे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं, आप यहाँ पे लोगों से पूछ सकते हैं। मैं सालों बाद इस हवेली में आ रहा हूँ। ये तेरा काम नहीं है और किसका है? तेरे मरे हो ताऊ का? वैसे तो ये तेरा ही घर है ना? हेलो, हाँ मानुषी बोलो। क्या? मुझे यहाँ क्यों लाए साहब? बाबूराम, इस कमरे को ध्यान से देख। क्या तुमने इस कमरे में कोई छुपने की जगह या कोई तहखाना, मतलब छत पर, दीवारों में, अलमारी में, जिसमें कोई कांड करे उसके बाद छुप जाए? कांड? कैसा कांड? बाबूराम, वो सब छोड़ो, ये बताओ ऐसा कोई कमरा बनाया था या नहीं? छत पर कछु नहीं साहब, जगह ये नहीं। पहले ही 15 फीट ऊंचा है, और ज्यादा ऊंचा होता तो कमरा सीधा चांद पे बनता। हाँ, साहब यहाँ एक चक्का लगाए थे हम। एक चक्का हुआ लगाए थे हम। भुवन को झूमर का बहुत शौक था। हर तीसरे महीने झूमर बदलता था। एक चक्का यहाँ लगाया, एक चक्का हम यहाँ लगाए साहब, पर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। सर ऐसा तो नहीं कि जिया को भी इन्हीं चक्कों से लटकाया गया हो ऊपर और बाद में वो चक्के गायब कर दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो सकता है। ऐसा ही कुछ किया होगा सर। लेकिन सर अभी एक सवाल और है। सर खूनी जिया की बॉडी को सीलिंग तक ले तो गया, लेकिन सर सिर्फ 5 मिनट में बॉडी को सीलिंग तक ले जाना, कीलों से ठोकना और उसके बाद सारे सबूत मिटाकर यहाँ से भागना, सर ये कैसे मुमकिन है? किया किसने? मुझे पता है ये किसने किया होगा। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ सारथी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये क्या है? जो मैं सबके साथ करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते सारथी। नहीं। किया जी, अगर ऐसे भी मार दिया तो 3 खून का इल्जाम लग जाएगा सर पे। चलो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हमने कुछ नहीं किया।
नंदिता को केमिकल फव्वारे के बारे में सब कुछ पता था। बाल बाल बची हो, अच्छा हुआ कि केमिकल तुम्हारे कंधे से होकर गुजरा। जबकि मनुष्य ने इससे उस बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। क्या कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सच सच बता दे। बोल। ये सब भुवन का दिमाग था साहब। वही चाहता था कि हम उसकी पुरखों की हवेली को भूत बंगला बना दें, ताकि उसमें नशीली दवाइयों और नकली शराब का धंधा कर सके। और साहब कुछ दिनों बाद धंधा ऐसा चमका कि हमारी तिजोरी छोटी पड़ने लगी। सर इधर हमारा पैसा बढ़ने लगा और वहाँ लोगों के मन में डर, और आलम तो ऐसा हो गया था कि लोग हवेली की गली में आने से भी डरने लगे। और इसलिए हमने बेखौफ अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तब हमें एहसास हुआ कि भुवन सिंह का मन अब इस काम से बढ़ गया है। पुख्ता आ गए हैं अब हम इस धंधे से। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो क्या करें, अरे मुसीबत के लिए गधे को बाप बनाया था। मुसीबत खत्म, रिश्ता खत्म। क्या मतलब? मतलब कि अपना कर्जा चुकाने के लिए हमने तुम दोनों से हाथ मिलाया, समझे? सारा कर्जा खत्म और अपने बुढ़ापे के सुकून के लिए भी तिजोरी भर ली है। अब तुम दोनों को समझा रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से दोनों। दिमाग खराब हो गया भुवन। ये धंधा हम लोगों ने साथ साथ शुरू किया था। तुम ऐसे बीच में अकेले हमें फंसा कर नहीं जा सकते। हाथ कैसे लगाया तुमने? हाथ कैसे लगाया मुझे? जानते हो हम क्या कर सकते हैं? हमारे कमीनेपन का अंदाजा नहीं है अभी तुम दोनों को। अरे हमने अपने फायदे के लिए अपनी बूढ़ी दादी को चुड़ैल तक बना डाला और इस पुश्तैनी हवेली को भूत बंगला। इसीलिए प्यार से समझा रहे हैं, निकल लो यहाँ से। और अगर हम ऐसा ना करें तो नंदिता जी के साथ जो तुम्हारे नाजायज रिश्तों की खबर है वो तुम्हारी जायज बीवी के कान में डाल दी जाएगी। उसके बाद पूरे गांव भर में जो बदनामी होगी वो तुम दोनों देखना। अभी हम यहाँ से 1 घंटे के लिए जा रहे हैं और जब लौट कर आए तो ये सारा तामझाम और तुम दोनों यहाँ नजर नहीं आना हमें, समझे? अरे और क्या करे साथी, इस आदमी ने तो हमें फंसा दिया। नंदिता, अभी तक हम गुलमोहर सदन के नाम पर गांव वालों को जो डरा रहे थे, अगर वो डर सच हो जाए तो? ये कैसे मुमकिन है? भुवन क्यों यकीन करेगा कामिनी के भूत पर? और फिर ये भूत आएगा कहाँ से? भुवन होश में तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, लेकिन जिन नशीली दवाओं के बल पर हम युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं उनका असर भुवन पर भी तो वैसे ही होगा। और फिर नशे की हालत में भुवन भी वही देखेगा जो उसे हम दिखाएंगे। हमने साहब भुवन को नशे की दवाइयां देकर उसको पागल करना शुरू कर दिया। और उसे ये यकीन दिलाया कि कामनी का भूत सच में आ गया है। कामनी का नाम लेकर भुवन जो गोरख धंधा कर रहा था, उसका भूत भुवन को सजा दिलाने के लिए आया है। और उसके बाद हमने सबके सामने भुवन को मारकर ये साबित कर दिया कि इस घर में सच में भूत है। हमारा करोड़ों का कारोबार था साहब यहाँ। हम किसी भी कीमत पर यह हवेली बिकना नहीं देना चाहते थे और ना ही चाहते थे यहाँ आकर कोई रहे। लेकिन जिया यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। 150 एकड़ की प्रॉपर्टी अपनी। मैं तो सोच भी लिया है इसमें मैं क्या क्या करूँगी। इसलिए हमें उसे मजबूरन मारना पड़ा। हम जानते थे साहब, भुवन और जिया के मरने के बाद पुलिस भूत वाली बात पर यकीन कर लेगी और प्रणव को यहाँ से ले जाएगी और उसके बाद ये हवेली हमेशा के लिए सील हो जाएगी। और तुमने जिया को छत पे कैसे टांगा? सबसे पहले हमने जिया को भारी मात्रा में नशे का इंजेक्शन दिया।
और फिर तख्ते घोड़ी और रस्सी की मदद से छत की ऊंचाई तक लेकर गए। जल्दी कर नंदिता, जल्दी कर। और फिर उसके दोनों हाथ पैरों में हमने कीलें लगा दी और छत के रास्ते से सारा सामान गायब करके भीड़ के साथ जिया को ढूंढने लगे। और तुमने जिया को छत पे कैसे टांगा? सबसे पहले हमने जिया को भारी मात्रा में नशे का इंजेक्शन दिया। और फिर तख्ते घोड़ी और रस्सी की मदद से छत की ऊंचाई तक लेकर गए। और फिर उसके दोनों हाथ पैरों में हमने कीलें लगा दी और छत के रास्ते से सारा सामान गायब करके भीड़ के साथ जिया को ढूंढने लगे। धीरज, चार्जशीट फाइल करो नंदिता और सारथी पर गैर कानूनी नशे की दवाई बनाना, नकली शराब बनाकर बेचना, भुवन और जिया के खून के चार्जेस लगेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है। चलो मुखिया जी, हवालात में बैठ के तिजोरियां भरना। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया, मुझे नहीं करना चाहिए। मानुषी, मैं मानता हूँ कि मैं जिया से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे तलाक देकर सिर्फ, उसे मारकर नहीं। उसके पैसे चुकाने की हैसियत नहीं थी मेरे पास, इसलिए इस तलाक के चक्कर में फंसकर और पैसे ज़ाया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन हाँ, अब मैं उस गुलमोहर सदन को बेचूंगा और उसका सारा उधार चुका दूंगा। एक कहावत जो बड़े बुजुर्गों से आपने भी सुनी होगी कि 99 के फेर में पड़ना, यानी लालच में पड़ना। 99 अशर्फियां जमा हो गई हैं, बस एक और मिल जाए तो 100 की गिनती पूरी हो जाए। इसी में इंसान उलझा रहता है, पर लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जो कभी नहीं भरता। जब 100 अशर्फियां हो जाए तो 200 की चाह उठती है। इंसानी फितरत है ये, और फिर ये लोभ हमसे पाप करवाता है। इस लोभ के कुचक्र को समझिए। मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ मौकाए वारदात पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय